हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे जो हमारा क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, क्या हमारा चैप्टर रियल नंबर, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आने वाले वीडियोज़ हमारे मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना, वीडियोज़ होंगे। उसमें आप अपने चीज़ों को, सारे टॉपिक्स को, चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हमने हेडिंग आपको स्टार्टिंग में सिलेबस में जो हेडिंग हमने बताया था, उन्हीं हेडिंग्स को ही हम इस चैप्टर को समझाएंगे आपको। इन्हीं हेडिंग के टर्म्स में हम आपको इस चैप्टर को समझाएंगे। और हर हेडिंग अगर आप समझ जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका अच्छे से ये चैप्टर पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, जो हमारा रियल नंबर जो चैप्टर हेडिंग है वो है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। पहला जो आपका इस चैप्टर का हेडिंग होता है वो है आपका इंट्रोडक्शन। और बेसिकली आप लोग जानते भी हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ द रियल नंबर, है ना, कि रियल नंबर क्या है। सबसे पहले हमें चैप्टर के नाम के बारे में मालूम चलना चाहिए। और साथ ही साथ आप अगर अपने बुक में देखेंगे, बुक्स में टॉपिक्स देखेंगे, तो आपको सारे टॉपिक्स दिखाई देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द रियल नंबर एंड व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो पहले हम इस हेडिंग को समझा देते हैं। तो देखिए, रियल नंबर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर, अगर हम नंबर्स की बात करें, ठीक है ना, नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स हमारे कई तरीके के होते हैं, मतलब इसके कई टाइप्स होते हैं। नंबर्स में हम कुछ ऐसे नंबर्स देखते हैं जो एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसको हम लोग केवल इमेजिन कर सकते हैं उन नंबर्स को, ठीक है ना, देख नहीं पाते हैं। सो दैट आर कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ऐसे ही हम एक नंबर वो बोलते हैं जो वास्तविक होता है, जो रियल होता है, उसे हम लोग रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमें नंबर के इन्हीं रियल नंबर्स को स्टडी करना है। और रियल नंबर क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करें, तो रियल नंबर भी हमारे दो सेट से मिलकर बने होते हैं, दो हमारे नंबर्स के सेट से मिलकर बने होते हैं, जिसमें हमारे दो तरह के नंबर आते हैं। एक आते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना, एक हमारा रेशनल नंबर आता है, और एक हमारा आता है इरेशनल नंबर, ठीक है। बेसिकली आप लोग पहले अगर पढ़े हो तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्या हम बता रहे हैं। नंबर क्या होते हैं, ये छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता है। डिजिट्स क्या होते हैं, ये बताया जाता है ना। नंबर्स के साथ क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है नंबर के, उसी में आपका नंबर का जो पार्ट है जिसमें रियल नंबर बोला जाता है, रियल नंबर भी होते हैं, उनको भी हम बताते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो ये आपको जानना है इस चैप्टर में, ये चैप्टर में हम आपको बता भी रहे हैं। अगर आपको कोई अगर पूछ दे कि क्या रियल नंबर होता है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो वही हमारा रियल नंबर होता है। यानी कि रियल नंबर जो होता है वो हमारा एक तरह का सेट होता है, ठीक है ना। हम ऐसे बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज अ सेट। और इस सेट में हमारा क्या होता है, इस सेट में हमारा एक रेशनल होता है और एक हमारा इरेशनल होता है। ऐसे आप एक सेट बना सकते हैं रियल नंबर का, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। और बात ये भी है कि क्योंकि आपको ये भी तो नहीं मालूम है कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इसको भी आप अलग अलग से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रेशनल नंबर की बात करेंगे तो रेशनल नंबर क्या होता है, हम यहाँ यही इंट्रोडक्शन पोर्शन में ये सारे टर्म्स समझा देते हैं। तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर वे नंबर्स हो जाएंगे जो कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p इज न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर। और यहाँ पे हम ये भी इसका एक कंडीशन देते हैं कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर q 0 नहीं है और नंबर हमारा p/q के फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन है, और साथ ही साथ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, तो वो हमारा वो क्या होता है, ये जो नंबर होता है ये रेशनल नंबर होता है। और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या कंडीशन देते हैं, यहाँ पे एक और कंडीशन देते हैं कि हमारा जो p और q का जो HCF होता है, HCF जो हमारा होता है p और q का, है ना, p और q का जो HCF होता है वो हमारा 1 होता है। मतलब डेट इज p एंड q आर को प्राइम, डेट इज p एंड q, ठीक है। p और q हमारे क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो अगर को प्राइम नंबर्स हमारे p और q हैं, यानी इन दोनों का HCF 1 है, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तभी हम कहेंगे कि p/q के फॉर्म में जो नंबर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे q 0 नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट जो हमारा होता है, ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इरेशनल नंबर क्या होंगे, ये ऐसे हमारे नंबर हो जाएंगे जो कि p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। हम डायरेक्ट कह सकते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये हमारे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ऐसे नहीं होते हैं, जबकि हमारे
हमारे रेशनल नंबर क्या होते थे, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते थे, ठीक है ना। और इस तरीके से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में जैसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 2/3 बोल दीजिए जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, 3/2 बोल दीजिए, ठीक है ना, 1/9 बोल दीजिए, कोई भी नंबर आप ले लेंगे तो ये सभी हमारे रेशनल नंबर के कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है और ये यहाँ पे क्यू डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमारा जो वैल्यू आता है वो नॉट डिफाइन आता है। अगर किसी भी नंबर में अगर हम डिनोमिनेटर जीरो लगाते तो ये वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, इसकी वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है कि नहीं, तो इसलिए ये वैलिड नहीं होता है और ये इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोलते हैं। और वही इरेशनल की बात करें तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो कि हमारा सिंपलेस्ट इस फॉर्म में नहीं मिलता, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं मिलता है। ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे आपका √2 है, तो √2 का मतलब होता है कि 2 का पावर 1/2 है ना, √2 का मतलब हमारा हो जाएगा 2 का पावर 1/2, जो कि हमारे फ्रैक्शनल पावर में आ जाएगा। और इसको फ्रैक्शनल पावर ऐसा नहीं कि इसको न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको हमेशा ही इंटीग्रल पावर चाहिए। अगर पावर इंटीग्रल होंगे तभी हमारा नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर इंटीग्रल होगा, तभी हमारा रेशनल नंबर होगा, नहीं तो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। और तब वो क्या होगा, तब वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे जितने भी हमारे और ऐसे नंबर हो गए, √3 हो गया, √4 या रूट में जितने भी नंबर हो गए, या स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में, ये सारे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर में काउंट होते हैं। दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई। अब यहाँ पे हमने आपको बता भी दिया कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। अब देखिए ध्यान से अगर आप समझेंगे तो ये चैप्टर रियल नंबर है ना, और रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल से मिलकर बना होता है। तो आपको इस पूरे चैप्टर में इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, इनसे जुड़ी क्या क्या कुछ लॉज बनाए गए हैं, कुछ डिविजन्स लेमास बनाए गए हैं, है ना, और क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं जो कि हमें फॉलो करना है ड्यूरिंग द समेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर इनटू अनदर फॉर्म, इरेशनल नंबर इनटू अनदर फॉर्म, और इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में दिखाई देंगी। तो ये पहला टॉपिक आपका था, कि पहला हेडिंग था इस चैप्टर का जो कि था इंट्रोडक्शन। और अभी हमने आपको यही बताया कि इंट्रोडक्शन में कि रियल नंबर क्या होता है, इट इज सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और इसके भी पहले हमने ये बोला था कि नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, नंबर कई पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसमें दो हमारा पार्ट हमने बताया, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर के दो पार्ट, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमने ये बता दिया। और ऐसा नहीं है कि इनके भी कई पार्ट्स नहीं होते, इनके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आप प्राइम नंबर पढ़ते हैं, होल नंबर पढ़ते हैं, इंटीजर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, इवन नंबर पढ़ते हैं, ऑड नंबर पढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं। ये सारे नंबर्स फर्दर हम जब रेशनल नंबर को क्लासिफाई करते हैं तो रेशनल नंबर के क्लासिफिकेशन में ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी जितना आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से है हम वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं, आपके बुक में जो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। तो चलिए, ये हमारा पहला हेडिंग था जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन। अब चलिए, अब हम आपको नेक्स्ट हेडिंग बताते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना। इसी चैप्टर का ये अगला हेडिंग है, हम आपको इसको समझा देते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। ये एक तरह का स्टेटमेंट है, एक तरह का थ्योरम है जो कि हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, इसका यूज अगर हमें करना है। और बेसिकली लेमा होता क्या है, लेमा हमारा एक तरह का प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ नहीं जानते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा एक तरह का रूल होता है जिसके हेल्प से हम दूसरी चीज़ों को भी जान सकते हैं, एक तरह का थ्योरम। देखिए, ये थ्योरम जो है हमारा, ये क्या कहता है, इस थ्योरम में ये बोला जाता है कि अगर आपके पास दो इंटीजर है ना, a कामा b, जहाँ पे ये दोनों जो इंटीजर है वो आपके इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जेड में बिलोंग करते हैं, प्लस जेड में, तब आपका क्या होगा, तब यहाँ पर आपको कुछ q और r भी यूनिक इंटीजर एक मिलेंगे। आपके पास एक यूनिक इंटीजर मिलेगा q कामा r, ठीक है ना। और q r आपको इस तरीके से मिलेंगे कि ये जो होगा ये क्या करेगा, ये एक नया जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई किसको करेगा, सेटिस्फाई आपका इसको करेगा, a बराबर बी क्यू प्लस r। मतलब ये जो q और r जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, अगर a b है जो कि पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास q r भी हमें मिलेगा जो कि क्या करेगा, a बराबर बी क्यू प्लस r वाले फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। और जहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी, है ना, r की, वो हमारा क्या होगा, b और 0 के बीच में होगा। साथ ही साथ r की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर भी हो सकती है। सो दिस इज द लॉ ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि फॉर एनी टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर a कामा b, there exist q and r such that they satisfy the formula a बराबर bq plus r, where
r is between the 0 and b and r can be 0 also, ठीक है ना। सो दिस इज द स्टेटमेंट। और ये रिजल्ट जो है इसका प्रूफ जो है आपको बेसिकली नहीं देखना, ये जनरल सा एक एक्सप्रेशन है, ये थ्योरम है, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो जो बेसिक चीज़ें हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। और इसका यूज़ क्या है, सबसे पहले ये जरूरी है कि अगर आपको ये थ्योरम बताया जा रहा है तो इसका क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए जनरली हम लोग इस थ्योरम का यूज़ कहाँ करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम इस थ्योरम का यूज़ करते हैं ऑफ टू नंबर्स। इस थ्योरम का हम यूज़ करते हैं दो नंबर्स के एचसीएफ को निकालने के लिए, ठीक है ना। और कैसे इसका यूज़ करते हैं आप लोग बुक में भी देखेंगे, तो आपकी बुक में भी इसका स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका बुक में स्टेटमेंट दिया होगा, हम इसको आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाते हैं। जैसे आपके बुक में एक क्वेश्चन होगा जो कि है 4052, आपके पास एक क्वेश्चन है कि 4052 है ना, और दो नंबर है आपके पास 4052 और 12576, और ये जो दो नंबर है, ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो बेसिकली आपको डिवीजन रूल पता ही होगा, और जब डिवीजन रूल से आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी एक मेथड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने इस एचसीएफ को निकाल सकते हैं, और यही इसका एप्लीकेशन होता है। और भी कई जगह पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं। हम लोग करते क्या है, किसी भी नंबर को BQ प्लस R के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली ये BQ प्लस R मिला कहाँ से, जैसे आप सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर है B, है ना, कोई आपके पास कोई नंबर है B, और ये एक तरह का डिवाइजर है, और इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम A नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर B से A में डिवाइड करेंगे तो इसका कुछ रिमाइंडर मिल सकता है और इसका कुछ कोसेंट मिल सकता है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, B टाइम्स Q लिखेंगे, तो यहाँ पे BQ हो जाएगा। और सिंपली अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो A माइनस BQ जो हमारा है, जो हम लोग डिवीज़न रूल में फॉलो करते हैं, A माइनस BQ हमारा वो R के बराबर हो जाएगा। और इसको और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे आप तो आपको मिल जाएगा A बराबर BQ प्लस R, जो कि सिमिलर आपका जो आपका फॉर्म सिमिलर बिल्कुल आपकी यूक्लिड डिवीज़न लेमा के ही जैसे आपको मिलेगा, है ना। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने इसी लेमा के फॉर्मूले को भी प्रूव कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक तरह का प्रूफ है हमारा, है ना। और इस रूल से आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए इस प्रोसेस का यूज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, है ना, डिवीजन तो हम करेंगे, लेकिन हम लोग किसी भी दो नंबर का यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ आपको दिखाते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम इसको, आप देखिए एग्जाम में अगर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आपको डिवीजन टेबल बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे डिवीजन टेबल बना के भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहे हैं, एचसीएफ निकालना विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा सिखाते हैं। तो जैसे आपके पास 12576 है, और इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 4052 से। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, है ना। 3 बार में अगर इसको 3 टाइम्स में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 3 2 जा 6, है ना, यहाँ पे 3 2 जा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 5 जा 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 4 जा 12, और फिर यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगा 660752 और 514। और यहाँ से जो आपको एचसीएफ का प्रोसेस पता होगा कि जो लास्ट डिवाइजर होता है ना, वो क्या होता है, मतलब वही आपका एचसीएफ होता है पूरे प्रोसेस में जो आप अप्लाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ हर बार जब आप डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर होता है वो नया आपका डिवाइजर बन जाता है, और जो पहले का डिवाइजर होता है वो आपका नया डिविडेंड बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम समझा भी देते हैं, यहाँ पे आपका जो ये वाला जो वैल्यू है Q आपका कोसेंट होता है ना, ये डिवीजन रूल होता है, ये जनरली छोटे क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। B आपका डिवाइजर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे A आपका क्या होता है, A आपका डिविडेंड होता है, और लास्ट जो होता है ये आपका रिमाइंडर, R आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है ना, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो ये रूल होता है, मतलब जो आपका डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, और ये एक तरह का फॉर्मूला है जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं इन द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो पहले हम डिवीजन मेथड से आपको एचसीएफ निकालना सिखा रहे हैं, और इसी चीज को हम बस इस फॉर्म में लिख देंगे, आसानी से लिख सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ईजी होगा, आपको दोनों मेथड समझ में आएगा। तो 4052 से हमने इसको डिवाइड किया, ये जो हमें रिमाइंडर मिला वो डिवाइजर बन गया, और जो पहले का डिवाइजर था वो क्या बन गया, आपका डिविडेंड बन गया। फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 420 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे ये नंबर जो है, अगर 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो ये ऐसे डायरेक्टली 1 टाइम्स तो जा नहीं रहा, तो आपको कई टाइम्स इसको करना पड़ेगा, और कितने टाइम्स, ये 9 टाइम्स में ये जा सकता है।
और 9 टाइम्स में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 1 और 9 4 36 137 और फिर यहाँ पे जब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 15 माइनस 8 अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे 7 मिल जाता है और यहाँ पे 2 मिल जाता है, यानी 272 आपका रिमाइंडर मिल जाता है। फिर से आप इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 272 जो आया है फिर से अगर आप डिवाइड करते हैं 272 से आप 420 को डिवाइड करते हैं तो ये आपका 1 टाइम्स चला जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे 272 हो जाएगा और फिर 10 माइनस 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे 11 माइनस 7 हो जाएगा यानी कि आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। फिर 148 से आप 272 को डिवाइड कीजिए तो जब 272 को 148 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फिर से ये 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे 148 होगा, है ना, और यहाँ पे 12 माइनस 8 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, ये 124 हो जाएगा। और इसको फाइनली अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पे 124 से 148 में डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 टाइम्स जाएगा, ये आपका आ जाएगा 124 और यहाँ पे 8 माइनस 4 4 4 माइनस 2 2 और यहाँ पे कैंसिल और 24 से अब आपको 124 को डिवाइड करना है। ये कितनी बार यहाँ पे कट सकता है, यहाँ पे 6 टाइम्स करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा तो आप 5 टाइम्स कीजिए तो 5 4 जा 20, यहाँ पे आपका 0 2 कैरी हो जाएगा और 2 5 2 जा 10 2 12 यानी 120, फिर यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचेगा और 4 से 24 करेंगे तो यहाँ पे 4 6 जा 24 यानी कि फाइनली जो लास्ट डिवाइजर आ रहा है दिस इज द लास्ट डिवाइजर, है ना, ये आपका जो है लास्ट डिवाइजर और दिस इज द एचसीएफ, है ना, यानी कि लास्ट डिवाइजर और जो एचसीएफ है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए ये 4 आना चाहिए। तो लेकिन अभी ये जो चीज़ हम लोग कर रहे थे ये विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड कर रहे थे, यही चीज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा से बस लिखने का तरीका बदल जाता है, आपका प्रोसेस सेम है। कैसे लिखेंगे देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं हियर, है ना, वी गेट, हमें क्या मिलता है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम लिखेंगे भी यहाँ पे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये लिखना बहुत ही जरूरी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार लिख देंगे तो आपका प्रोसेस सॉल्व हो जाएगा। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 125 76 को हम बस इस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मतलब BQ प्लस R के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे और इसके लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसी डिवीजन का ही यूज करते हैं। हम लोग लिखते हैं 125 76 को 4052 इंटू 3 प्लस 420, है ना, इसको हम ऐसे लिख देंगे 4052 इंटू, है ना, 3 प्लस 420। देखिए सेम प्रोसेस हमने अप्लाई किया, बस इसको लिखने का तरीका बदल गया है। यहाँ पे अब ये हो गया A बराबर BQ प्लस R, यहाँ पे हमारा Q ये कोसेंट 3 हो गया, रिमाइंडर R 420 हो गया और फिर हमारा ये क्या हो गया डिवाइजर 4052 और ये हमारा डिविडेंड हो गया। अब ये पहला स्टेप था, फिर से हम बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और हर बार हम क्या करेंगे, इसको हम स्टेप 1 नाम देते हैं, ऐसे ही फिर से हम करेंगे और बार बार यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे और हर बार क्या होगा हम लोग बार बार डिविडेंड का ही लिखेंगे, डिविडेंड को ही हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक्सपेंड करेंगे और वहां पे जो लास्ट डिवाइजर, ऐसा करते करते हम ये कब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए और ऐसा करते करते जब हमारा लास्ट डिवाइजर मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होता है जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है ना, और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस है डिवीजन वाला, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग सॉल्व करते हैं और ये छोटा सा स्टेटमेंट है, बस आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट। तो हमने इसको लिख दिया 125 76 को, अब हम किसको लिखेंगे 4052 को, तो 4052 को आप ऊपर से देख कर भी यहाँ से लिख सकते हैं। तो 4052 को कैसे लिख देंगे, ये लिख देंगे 420 इंटू 9 प्लस 272 लिख देंगे। उसके बाद फिर से आगे स्टेप परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे 420, यहाँ पे 420 डिवाइजर है तो 420 अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ इसलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। 420 को हम लोग क्या लिख देंगे, आप देखेंगे यहाँ पे तो 420 को हम लिख सकते हैं 272 इंटू 1, तो 272 इंटू 1 और रिमाइंडर जो आ रहा है हम वो नोट कर लेंगे, 148 रिमाइंडर है तो 148 हम लिख देंगे। ऐसे ही अगला स्टेप हम परफॉर्म करेंगे। तो अगले स्टेप में अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 272 अब डिवाइजर है तो 272 को आप क्या लिख देंगे, 272 को हम लिख सकते हैं 148 इंटू, यहाँ पे 148 इंटू, है ना, 1 और यहाँ पे प्लस 124 लिख सकते हैं। यहाँ पे 148 जो है ये हमारा डिवाइजर हो गया, अब इसको हम डिविडेंड बना के लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 5th स्टेप में क्या कर देंगे, यहाँ पे 148 बराबर लिखेंगे और सारी चीजें इसी से देख कर करना है, डिवीजन रूल से ही करना है, बस BQ प्लस R के फॉर्म में हमें करना होगा। तो 148 को हम क्या लिख सकते हैं 124 इंटू 1 प्लस 24 लिख सकते हैं। उसके बाद हम 6th स्टेप में 124 को फिर लिखेंगे, तो 124 को हम क्या लिख सकते हैं 24 इंटू 5 प्लस में 4 लिखेंगे और फाइनली हम देखेंगे 7th स्टेप में, तो 7th स्टेप में 24 को हम क्या लिखेंगे 24
हमारा लिख सकते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा 4 × 6 के फॉर्म में। और लास्ट में हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा था, यहाँ पे ये जो रिमाइंडर ये कितना है, ये 0 है। तो यहाँ पे हम लास्ट में 24 बराबर 4 × 6 लिख दिया और 4 यहाँ पे डिवाइजर का काम किया। और यहाँ पे यहीं पर जब हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0 तब हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और हम कहेंगे आवर लास्ट डिवाइजर। यहाँ पे जो हमारा लास्ट डिवाइजर होगा, दिस इज द लास्ट डिवाइजर, है ना। और ये जो लास्ट डिवाइजर होगा यही हमारा HCF होगा और HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रोसेस में हमारा HCF 4 हो गया। तो देखिए ये मेथड, ये जो स्टेप है ये हमने कैसे किया, ये विद द हेल्प ऑफ सेम डिवीजन प्रोसेस से ही किया, बस यहाँ पे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर दिया। और देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का बहुत सा प्रोसेस है, तरीका समझने का अलग अलग है, लेकिन आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको समझिए, इसका स्टेटमेंट जानिए, इसको सॉल्व करना कैसे अप्लाई कर। एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ अपना वर्ड दे देंगे, अपना लैंग्वेज दे देंगे, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। और यहाँ पे फाइनली आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया और आपने प्रोसेस भी समझ लिया। फिर से हम यहाँ पे रिवाइज कर देते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है कि एक थ्योरम है ना, कि अगर दो आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं a और b, तो यहाँ पे q और r भी एग्जिस्ट करेगा, यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, जो कि आपके a बराबर bq प्लस r को सेटिस्फाई करेंगे, जहाँ पे r की जो वैल्यू होगी वो 0 और b के बीच में होगी, है ना। और साथ ही साथ r की वैल्यू 0 भी हो सकती है। और बेसिकली ये किससे जुड़ा हुआ है, ये डिवीजन रूल से ही जुड़ा हुआ है, जो डिवीजन का लॉ है उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप डिवीजन लॉ से भी इसको अप्लाई करेंगे, जहाँ पे b आपका डिवाइजर है, a आपका डिविडेंड है, q आपका कोसेंट है ना, और r आपका रिमाइंडर है, तब आपको यही सेम फॉर्मूला मिलेगा। और इसको लिखने का भी जब आपको इसको स्टेटमेंट में लिखना होता है तो आप यही बोलते हैं कि व्हेन वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर a बाय another positive integer b, then we get remainder r and we have quotient q, then we write the statement this a बराबर bq plus r, there also we write that the r is the between 0 and b and r can be 0 also, है ना, r can be equal to 0. so this is the process of Euclid division lemma. और अगर आप बुक में देखेंगे तो इस हेडिंग में आपको यही बस दिखाई देगा, इसमें बस इसके हेल्प से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो हमने एक बेसिक क्वेश्चन समझा दिया, इसका स्टेटमेंट बता दिया। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट हेडिंग में, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको हम नेक्स्ट हेडिंग बताते हैं। देखिए अब जो हमारा अगला हेडिंग है ये क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए अभी इसके पहले हमने आपको बताया यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, आप लोग समझ भी गए होंगे, बहुत छोटा सा आपका हेडिंग था। और देखिए हर हेडिंग्स को अगर आप समझ जाएंगे ना तो आपका ये पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे अगला हेडिंग है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाम से भी समझ रहे होंगे कि अरिथमेटिक का एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल यहाँ पे थ्योरम आपको पढ़ना है। और वो क्या होता है यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको बताने के लिए दो चीज़ें आपको जानना होगा कि पहला कि प्राइम नंबर क्या होता है और दूसरा क्या होता है कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है ना। फिर हम आपको बता देते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। तो अगर आप प्राइम नंबर की बात करें तो आपको मालूम होगा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्राइम नंबर, है ना। ये भी एक तरह का नंबर होता है ना, हमारे रियल नंबर का ही पार्ट है, रेशनल नंबर का ही पार्ट है, और मतलब नेचुरल नंबर का भी पार्ट बोल सकते हैं। और ये होता क्या है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है ना, जिसके पास केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। एक ऐसा नंबर जिसके पास केवल 2 फैक्टर्स होता है, या तो ये नंबर खुद से डिवाइड हो जाए, मतलब इसका खुद ये नंबर खुद हो, या ये 1 से डिवाइड। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके पास 2 फैक्टर होता है ना, या तो वो खुद से डिवाइड हो जाए, यानी कि वो खुद अपने आप में एक फैक्टर हो और 1 हो, तभी हम कहेंगे कि वो नंबर हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। कहने का मतलब हम अगर n को n इंटू 1 के फॉर्म में लिख पाते हैं ओनली, मतलब हमें इसका 2 ही फैक्टर मिलेगा n और 1, तब हम कहेंगे इट इज प्राइम नंबर, है ना। ये प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए 2 है आपका, 3 है आपका, 5 है आपका, 7 है ना आपका। ऐसे ही करते करते बहुत सारे नंबर होंगे, है ना, बहुत सारे नंबर जो कि हमारे प्राइम नंबर होंगे। जैसे आप देखेंगे 2 का केवल हमें 2 ही फैक्टर मिलेगा, या तो ये 2 से डिवाइड होगा या तो ये 1 से डिवाइड होगा। ऐसे 3 को हम कहें तो 3 को 3 से 1 से, मतलब 3 इंटू 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और देखिए अगला जो है आपका यहाँ पे अगला जो नंबर है वो है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर इज अ मिक्सचर ऑफ प्राइम नंबर, है ना। 2 से अधिक जो प्राइम नंबर होते हैं उनसे मिलकर हमारा क्या बना होता है, कंपोजिट नंबर बना होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर को आप लोग कैसे लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है। हम ये बोल सकते हैं व्हेन अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब यहाँ पे एक ऐसा नंबर हो जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, कोई भी नंबर जिसके पास 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो, तब हम उसको कहेंगे कि क्या है वो कंपोजिट नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे आपका कोई नंबर कोई भी उठा लीजिए रैंडमली, हमारे पास 21
है ना। तो 21 का हमें फैक्टर निकालना है, तो इसके लिए हम एलसीएम मेथड अप्लाई करेंगे। आपको पता भी होगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। और इस चैप्टर में आपको बेसिकली एक फैक्टर ट्री मेथड भी बताया जाएगा एलसीएम निकालने का, मतलब लिखने का तरीका, मतलब बस डिवीजन मेथड ही रहेगा, लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, ट्री के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमको 21 का एलसीएम निकालना है, तो इसको हम बार बार ऐसे ट्री बना लेंगे और इसका एलसीएम निकालते जाएंगे, है ना। तो 21 को हम किससे काटते हैं, यहाँ पे डिवाइड उसके फैक्टर से। तो पहले हम स्टार्टिंग से प्राइम से ही उसको डिवाइड करते हैं बार बार, पहले 2 से फिर 3 से, जिससे वो डिवाइड हो जाए, और असेंडिंग ऑर्डर में हम डिवाइड करते हैं। तो पहले यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से ये 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 3 से ये 7 टाइम्स डिवाइड हो गया, फिर हम 7 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 हमारा किससे डिवाइड होगा, ये अपने आप में प्राइम है, तो 7 जो है वो 7 से डिवाइड होगा और 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, है ना। और लास्ट में 1 आ गया, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे फैक्टर हमें दिख जाएगा, एक 3 है इसका फैक्टर और एक 7 है फैक्टर। और यहाँ पे अभी हम आगे आपको बता देंगे कि एलसीएम निकालना होता है इसी मेथड से, फैक्टर ट्री में का ना एलसीएम निकालते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम 21 को लिखे तो 21 को जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो वही ना करते हैं, हम लोग नंबर को उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। यानी हम यहाँ पे बोल देते हैं कि 21 बराबर 3 × 7 और फिर से वही नंबर आ जाता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे 21 को 2 फैक्टर में लिख दिए, 3 × 7, और साथ ही साथ हर नंबर का फैक्टर 1 होता है, तो 1 भी एक तरह का इसका फैक्टर है, तो 1 को भी हम इसी में इंक्लूड कर देंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो नंबर है उसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, उसके पास 1 है तो 1 तो रहता ही है, लेकिन उसके पास 2 और भी आ गए, जबकि एक ही रहना चाहिए था। और यही जो नंबर है ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। तरीके से आप लोग समझ गए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। और बेसिकली ये बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, आपको छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे आप समझिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। यहाँ पे आपकी बुक में एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा स्टेटमेंट है। जैसे यहाँ पे कुछ इसमें टर्म्स भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास एक नंबर है 1771, तो अगर आप इसका एलसीएम निकाल के इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको ये मिलेगा 7 × 11 × 23, ठीक है ना, आपको ये मिलेगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे एक और नंबर दिया 5315, ठीक है, अगर आप इसको एलसीएम निकाल के इसका फैक्टर निकाल के लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 3 × 7, ठीक है ना, × 11 × 23। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी मोर देन 2 फैक्टर हैं, है ना। यहाँ पे 1 भी इसमें इंक्लूड है दोनों में, यहाँ पे 1 दिखाया नहीं जाता है। जब 3 से ज्यादा नंबर होते हैं तो 1 दिखाने की, 2 से ज्यादा नंबर होते हैं तो 1 दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, और दैट इज वाई दिस इज द प्राइम नंबर। और साथ ही साथ हम ये भी बोलते हैं, क्योंकि 1 तो फैक्टर हमेशा आएगा ही आएगा। यहाँ पे हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि दुनिया का कोई भी नंबर हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विथ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स, मतलब हर नंबर का अपना कुछ पावर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 9 है तो 9 को भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। या हम इसको अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे इसको, इस 9 को, या कोई भी अगर हमारे पास नंबर है, 9 तो है ही यहाँ पे, अगर कोई भी हमारे पास नंबर है तो इसको हम a का पावर इंटू b का पावर इंटू c का पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ पे ये हमारा मान लीजिए ये आपका n1 n2 n3, ये पावर हमारे रिस्पेक्टिव कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ऐसे लास्ट तक रहता जाएगा। और यहाँ पे a b c हमेशा ही प्राइम नंबर होगा। तो इसी को कंपोजिट नंबर का फंडामेंटल लॉ कहा जाता है। मतलब हमने इसको बताया तो इससे आपको यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कोई भी नंबर है वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकता है। 1 तो हमेशा फैक्टर होगा ही, है ना, ये तो आपको पता ही है, बट 1 प्राइम नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली इटसेल्फ फैक्टर एंड नॉट एनी अदर नंबर, है ना, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ प्राइम। तो 1 को हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे और हमेशा हम ये बोलेंगे, है ना, कि ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें 1 कैन बी एक्सप्रेस इन द पावर फॉर्म। हमारा 1 जो नंबर है इसको प्राइम की एक्स पावर में लिख सकते हैं, 1 को पावर में लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर का जो पावर होता है, 0 अगर होगा पावर तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इंटू 1 भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? इट स्टेट्स दैट एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस into the product of primes, है ना, and this is known as the fundamental theorem of arithmetic, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ऐसे ही ये जो फैक्टर ट्री मेथड है यहाँ पे आपकी बुक में एक बड़े नंबर से भी दिखाया गया, तो आप उसको समझ सकते हैं।
और आप इस तरीके से एलसीएम निकाल के आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं। और फाइनली आप लोग लिख सकते हैं व्हाट द एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, है ना, उसका फैक्टर निकाल के। और दिस इज नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। अपने बुक में देखेंगे तो आपको एक स्टेटमेंट भी दिखाई देगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। साथ ही साथ हर नंबर का फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। आप ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर एक नंबर का नंबर है, मान लीजिए वो है 2 इंटू 3 इंटू, है ना, अगर कोई 5 ऐसा नंबर है तो ये जो फैक्टर ये इसी नंबर का यूनिक है और किसी नंबर का यही सेम आपका फैक्टर को एक यूनिकली वे से हम उसको कंपोजिट फॉर्म में उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। मतलब इस हेडिंग में बेसिकली अभी आपको पोर्शन समझ में आ गया हो कि क्या चीजें हैं, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम बताएं। अब आपके बुक में एक क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो कि कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। एक आपका नंबर है जो कि 4 टू द पावर n के फॉर्म में है ना। और यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है। n कहाँ है, एक नेचुरल नंबर में ये बिलोंग कर रहा है, स्मॉल n, ये पावर है, पॉजिटिव पावर है। और आपको ये चेक करना है कि वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विथ द डिजिट 0। मतलब आपको ये चेक करने को बोल रहा है, चेक क्या कोई ऐसी वैल्यू है हमारी किसकी, n की, क्या कोई ऐसी वैल्यू है, n की कोई ऐसी वैल्यू है फॉर विच, जिसके लिए हमारा जो 4n है, 4n जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो डिजिट है ना, इसका जो डिजिट आ रहा है, लास्ट डिजिट, हम लास्ट डिजिट के पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है एंड्स विथ 0, यानी कि इसका लास्ट डिजिट हमें बताना है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसको सॉल्व करने पर 4 टू द पावर n का वैल्यू रखने पर हमें वैल्यू 0 मिल जा रहा है। तो हमें ये चेक करना है, ये एक तरह का प्रूफ वाला आपका क्वेश्चन है, प्रूफ वाला सॉल्यूशन आपको करना है। तो देखिए इसको कैसे किया जाता है, और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ही किया जाता है। तो इसको हम आपको बताते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपके बुक में भी इसका तरीका दिया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सपोज कीजिए हमारे पास ये 4n नंबर है। अगर ये नंबर जो है ये 0 से एंड कर रहा है, मतलब अगर इसको सॉल्व करने पर जो लास्ट नंबर जो है, पावर को सॉल्व करने पे n की वैल्यू रखने पे अगर ये नंबर 0 से एंड कर रहा है, यानी लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, तो 100% हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होगा और वहां पे हमें ये पता चलेगा कि ये नंबर मस्ट बी डिविजिबल। ये जो नंबर है वो हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। किससे, हमारा नंबर डिविजिबल होना चाहिए बाई 5 से। तो हमें बस ये चेक करना होगा कि क्या हमारे ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है ना। अगर ये नंबर 4 टू द पावर n के फॉर्म में है, अगर ये नंबर 5 से हमारा डिविजिबल है तो इस नंबर में इसके फैक्टर्स में 5 का भी कुछ टर्म होना चाहिए, मतलब 5 एज अ प्राइम होना चाहिए। अगर ये नंबर इसका 4n का जो एक्सपेंशन हो रहा है अगर उसमें 5 आ रहा है तभी हमारा जो नंबर होगा वो वैल्यू जो हमारी आएगी वो डिविजिबल होगी 5 से, और वो हमारा जो फर्स्ट डिजिट तभी हमारा 0। तो यहाँ पर अगर आप 4 टू द पावर n को अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर स्क्वायर का होल पावर n हो जाएगा। और फिर इसको क्या लिख देंगे, इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2n, मतलब 2 अपने आप में प्राइम हो गया, आप इसको प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, और ये 2 का पावर 2n आ रहा है। यानी कि आपको मिल रहा है क्या कि इसके फैक्टर में आपका केवल 2 है, आपका 5 नहीं है ना। 5 एज ए प्राइम नहीं है। अगर 5 एज ए प्राइम होता तो ये जो हमारा नंबर है ये हमारा क्या होता, 5 से डिविजिबल होता, तो फर्स्ट डिजिट हमें 0 मिल जाता। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बिकॉज देयर इज नो एनी फैक्टर ऑफ दिस नंबर बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक which is 5, है ना, which is 5 as a prime, then there is no any number of this form which can be divisible by 5 and whose for last digit after solving that number whose last digit will be 0। मतलब ऐसा कोई नंबर आपको मिल नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 का पावर 2n है, तो यहाँ पे 2n के फॉर्म में होने के बाद और 2 का पावर होने के बाद 2 एज ए प्राइम है। अगर यहाँ पे 5 का पावर 2n होता तब यहाँ पे ये 5 से डिविजिबल हो जाता, तब हमें लास्ट डिजिट 0 मिल जाता क्योंकि वो डिविजिबल हो जा रहा है ना। और 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तब यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम यहाँ पे बस यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे हैंस देयर इज, इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको लिखना होगा। आपके बुक में पूरा स्टेप दिया होगा। बेसिकली हम यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो आप जो बोल रहे हैं उसको भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम बस बोलेंगे लास्ट में हैंस देयर इज नो एनी नंबर, नो एनी नेचुरल नंबर, है ना, नो एनी नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर स्मॉल n फॉर विच
इसका लास्ट जो डिजिट है वो हमारा किससे एंड करेगा, डिजिट्स एंड्स विथ जीरो। मतलब इस तरीके से आप अपना प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने लिखा स्टेटमेंट फॉर्म में है, बस हमने वर्ड सेंटेंसेस को गायब कर दिया आपको समझाने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए। जैसे आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व अगर करेंगे तो सबसे पहले आप 4n नंबर को दिखाइए और इसका कंडीशन बताइए कि अगर 4n सॉल्व होने पर 0 देता है तो जरूर ये नंबर जो भी वैल्यू आएगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी का रूल आपने पढ़ा हुआ है कि 5 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पे 0 अगर लास्ट डिजिट आ रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर 5 से डिविजिबल होगा तो साथ ही साथ जो हमारा नंबर है उसका जो फैक्टर बनेगा वो 5 के पावर का प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब कंपोजिट नंबर के फॉर्म में होगा वो, और उसमें 5 नंबर भी हमारा आना चाहिए, या कंपोजिट नंबर नहीं भी हो, केवल प्राइम भी हो तो उसमें केवल 5 भी आना चाहिए। लेकिन ऐसा हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिला, और इसीलिए हम कहे हैं कि देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर फॉर विच आवर 4 टू द पावर n वैल्यू एंड्स विद 0। मतलब ऐसा कभी भी कोई n नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है जिसका वैल्यू सॉल्व करने पे हमें लास्ट डिजिट 0 आए। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब हम आपको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ भी बताने जा रहे हैं, तो चलिए इसको हम बताते हैं।